नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे कि क्या देश में कोरोना ने चौथी लहर की दस्तक दे दी है। कोरोना को लेकर विश्व में एक बार फिर बंदी के कागार पर हैं। चीन में लॉकडाउन लग चुका है। यूरोप के कई देशों में कोरोना की आहट से सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं भारत में भी कोरोना धीरे धीरे पैर पसारने लगा है। देश के कई राज्यों में भी कोरोना डराने लगा है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना केस ज्यादा सामने आ रहे हैं। साथ ही यूपी में भी कोरोना तेजी से बढ़ने लगा। खासतौर से दिल्ली से सटे जिलों में कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज जैसे 20 जिलों में भी कोरोना के सितम से लोग दो चार हो रहे हैं। कोरोना की चौथी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे हो रहे हैं, जो बड़ा चिंता का कारण बन रहे हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज आज बताएगा कि क्या करेंगे कि बच्चे महफूज रहें। तो बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है कोरोना का, तो कैसे काबू में होगा कोरोना, इसको लेकर लगातार महामंथन जारी है। और इसलिए कोविड टीम के साथ जो कोविड-19 बनाई है मुख्यमंत्री ने, उसके साथ लगातार वो बैठकें कर रहे हैं और लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन कोरोना का जो खतरा है वो मंडरा रहा है और चौथी लहर की बात सामने आ रही है। देश में चौथी लहर की दस्तक सामने आ रही है और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, डीजीसीआई ने कोवैक्सीन और कोब्रावैक्स के इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। तो कोरोनावैक्स जैसे 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगेगा। कोरोना से लड़ाई में बच्चों के लिए मिला नया हथियार। तो 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका, 5 से 12 साल के बच्चों को कोराबीवैक्स का टीका लगेगा। तो 6 से 5 से 12 साल के बच्चों को कोराबीवैक्स का टीका और 12 साल से ऊपर को जायको डी की 2 डोज वाली वैक्सीन मिलेगी मंजूरी। तो 12 साल से ऊपर के बच्चों को जायको डी की 2 डोज की वैक्सीन लगेगी और उसको मंजूरी मिलेगी। तो कोरोना से लड़ाई में ये सबसे अहम हथियार हैं और इसको लेकर लगातार हम आपको बता रहे हैं, कोरोना से लड़ाई में बच्चों के लिए नया हथियार मिला। तो 12 साल से ऊपर को जायको डी की 2 डोज वाली वैक्सीन को मंजूरी मिली। तो अब बच्चों के लिए भी सुरक्षित रहने के लिए ये वैक्सीन लगाई जाएगी और कोरोना से लड़ाई में बच्चों के लिए ये बेहतरीन हथियार सरकार ने ढूंढ लिया है। जिस तरह से लगातार बुजुर्गों, वयस्कों और युवक युवतियों को वैक्सीन लग रही थी, अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन का इंतज़ाम हो गया है और इससे चौथी लहर में हम बच सकेंगे। इसको लेकर लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते कोरोना में लगातार परेशानी का सबब लोगों की बनता जा रहा है और चिंताएं बढ़ा रहा है। तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। तो चर्चा इस पर करेंगे और डॉक्टर सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर महिपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और कोरोना से जो लड़ाई है, चौथी लहर की लड़ाई, वो अब शुरू हो रही है। इसलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे डॉक्टर महिपाल आपसे, क्योंकि लगातार जो कहा जा रहा था कि बच्चों को तीसरी लहर प्रभावित कर सकती है, लेकिन क्या चौथी लहर में हम जिस तरह से दस्तक कर चुके हैं, क्या लग रहा है कि ये जो लहर है कैसी रहेगी, किस तरह से इसका सामना करना हमें जरूरी है? क्योंकि प्रिकॉशन तो जरूरी है, लेकिन इसके अलावा और क्या ऐसा करें जिससे बच्चे प्रभावित ना हो? डॉक्टर महिपाल। सर गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बोलने की। और मैं पूरे डॉक्टर ओपी चौधरी हॉस्पिटल और उनके मैनेजमेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। और जैसा कि आपने बताया कि चौथी लहर की दस्तक आ चुकी है जी सर। देखिए, जो कोविड-19 जो कि 219 में जो है आया था, इसका नॉमेनक्लेचर से उसको कोविड-19 कहा गया है। लेकिन उसके बाद आपने देखा 20, 21, 22 ये लगातार चौथा साल है जिसमें जो है कोविड का इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि ये जो वायरस है ये आरएनए वायरस है और इसका जो स्वरूप होता है ये अपना चेंज करता रहता है। इसको म्यूटेशन कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में।
लेकिन एक जनरल मतलब जो है सिटीजन या ऑडियंस के लिए मैं बताना चाहूंगा कि वायरस के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि ये म्यूटेट करता है, अपने आप को अपना शेप चेंज करता है। और यही एक रीजन है कि अगर हम प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो इसके जो है जो जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो अभी रही प्रिकॉशंस की और अभी रही बात की कि चौथी दस्तक आ चुकी है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, क्योंकि जी पहले कोविड-19 था, उसके बाद डेल्टा वायरस आया, उसका ओमिक्रॉन आया, अब चौथा जो है उसका सब वेरिएंट है, उसको जो है BA.2 जो है नॉमेनक्लेचर, क्योंकि आपने जैसा बताया कि ये यूरोप में और अपने इंडिया में भी इसकी जो है कोविड की दस्तक आ चुकी है। कुछ केसेस इसके इन्वेस्टिगेट हुए हैं और जी वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसमें यह है कि इम्यूनाइजेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है, जो कि आपने पिछले 3 सालों में देखा कि जो जी इम्यूनिटी की वजह से, जो वैक्सीनेशन की वजह से जो हमारे अंदर इम्यूनिटी आई है, उसकी वजह से बहुत ही जो है ये वायरस वीक होता जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि जो ओमिक्रॉन वायरस था इसके अंदर, और प्लस अभी जो BA.2 वायरस है जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, वो भी जो है इसका ट्रांसमिशन बहुत फास्ट है, यानी कि बहुत तेजी से फैलेगा। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये इम्यूनिटी पे जो है इम्यून सिस्टम पे बहुत कम अटैक करेगा। तो ये एक एडवांटेज और एक जो है हम लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि ये जो है बहुत ज्यादा डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन मैं सर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी भी प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका सैनिटाइजेशन है, हाइजीन एंड सैनिटेशन का ध्यान रखना है, और हैंड वॉश का ध्यान रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, ओवर क्राउडिंग एरिया में जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। तो ये जो है ये यूनिवर्सल है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि जी वायरस का हमेशा जाएगा नहीं, ये अपना शेप चेंज करता रहेगा। कभी ओमिक्रॉन के फॉर्म में आएगा, कभी डेल्टा के फॉर्म में आएगा, कभी कोविड-19 के फॉर्म में आएगा। और अभी जो इसका सब वेरिएंट है, जो चौथी वेव की बात आप बता रहे हैं, जो कि यूरोप में इसका फैल चुका है, अभी BA.2 के नाम से आया है। और सबसे बड़ी बात है इसका जो मैनिफेस्टेशन हुआ, देखिए इसके पहले तरीका था, पहले जब कोविड-19 में इसने लंग को इन्वॉल्व किया था, उसके बाद दोबारा जो है डेल्टा है, इसका भी जो है इसका प्रेजेंटेशन दूसरा था, ओमिक्रॉन का प्रेजेंटेशन दूसरा था, यानी कि इसमें इसने डायरिया से प्रेजेंट किया, टाइफाइड से प्रेजेंट किया। और इस बार भी वही बात है कि ये आपके GI ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करेगा, यानी इसका प्रेजेंटेशन लूज स्टूल डायरिया से हो सकता है, प्लस ये इसके सिम्टम्स इस बार जो हैं वो मलेरिया की तरह है, यानी कि आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन्वेस्टिगेट कराते हैं और इन्वेस्टिगेशन में अगर कोविड-19 नहीं आता है और मतलब जो है आपका कोविड का इन्फेक्शन नहीं आता है, तो पेशेंट को हम मलेरिया के लिए इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं ताकि उसका फीवर चला जाए। तो इस बार जो है इसका प्रेजेंटेशन रहेगा, मतलब डायरिया, ये GI ट्रैक्ट पे, मतलब जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे डायरिया की तरह प्रेजेंट करेगा, प्लस फीवर के साथ प्रेजेंट करेगा, और जिसके सिम्टम्स के मलेरिया से बहुत मिलते जुलते हैं। तो इसलिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि पेशेंट को मलेरिया है या इसको कोविड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि दोनों इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ेंगे, ताकि हम ठीक लोग है डिफरेंशिएट करें और अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, प्रिकॉशन का खास ख्याल रखना है। और ये जिस तरह से सिम्टम्स आपने बताया कि मलेरिया और जिस तरीके से डायरिया की तरफ बढ़ेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं बचने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो हथियार आपने बताया वो प्रिकॉशन ही है। और ये सभी विशेषज्ञों का कहना है कि हमें प्रिकॉशन अगर हम लें तो शायद इससे बच सकते हैं, चौथी लहर का और सबसे शिकार होने से बच। जी आपने बताया ये जो है जायगो डी जो वैक्सीनेशन है, जो कि 5 से 12 साल के बच्चों में जो है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं जी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी वजह से ही, क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन जो हुआ है, जी ये तबके के लोगों जो फ्री वैक्सीनेशन हुआ, इससे हम लोग बहुत बचे हैं और आगे बिल्कुल भी बचते रहेंगे। तो इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करें और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है बचने। बिल्कुल। तो और वैक्सीनेशन के लिए सरकार जिस तरह से काम किया सरकार ने, वाकई सराहनीय है और सराहना करनी जरूरी भी है। डॉक्टर सुशील अम्बेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों पर कहा जा रहा है कि खतरा मंडरा रहा है, और जिस तरह से डॉक्टर महिपाल ने हमें समझाया, पूरे विस्तार पूर्वक उन्होंने समझाया कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं या किस तरह से प्रिकॉशन की ज़रूरत है। लेकिन अब वैक्सीन भी आ गई और वैक्सीन का हथियार हमारे पास है। पहली दूसरी लहर में जो लगातार मौतें हुई थी या जिस तरह से सामना हमने किया था पहली दूसरी लहर का, वो वाकई खतरनाक थी। उसको देखकर आज भी डर लगता है, क्योंकि दूसरी लहर तो बहुत ज़्यादा भयावह थी। लेकिन अगर तीसरी लहर की हम बात करें तो चूंकि वैक्सीन हमारे पास थी, तो उससे बचने में हम कहीं ना कहीं कारगर साबित वो हमारे लिए हुई वैक्सीन, और उससे हथियार के तौर पर हमने उससे लड़ाई की। लेकिन अब चौथी लहर की बात की जा रही है। चौथी लहर में वैक्सीन हमारे पास है,
प्रिकॉशन का खास ख्याल रखना है। और अब बच्चों की भी वैक्सीन आ गई है, तो ऐसे में क्या आप देख रहे हैं डॉक्टर सुशील? डॉक्टर सुशील, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, शायद आपने अनम्यूट नहीं किया। ओके, नमस्कार जी दर्शकों को और आपको दोनों को। जी पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जी जिस तरह से लोग डर रहे हैं कि चौथी लहर आएगी और आ गई है, मैं इसको नहीं मानता। मैं इसको चौथी लहर नहीं मानता, क्योंकि लहर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसमें फिट नहीं बैठता है। ये रिपल्स हैं और ये रिपल्स आते रहेंगे, चलते रहेंगे। छोटे छोटे रिपल्स होते हैं ना, जो वो आते रहेंगे और चलते रहेंगे और ये कई साल तक रहेंगे। जैसा डॉक्टर महिपाल सिंह ने बताया कि आरएनए वायरस है, इसकी नेचर है म्यूटेशन होना, और म्यूटेशन आते रहेंगे, नए नए वेरिएंट आते रहेंगे। लेकिन अभी आप ये चीज समझने की कोशिश करें, और मैं जनता को ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी कौन लोग अफेक्ट हो रहे हैं। जो नए जैसे आप फोर्थ वेव बोल रहे हैं, मैं नहीं मानता ये फोर्थ वेव है, क्योंकि ये क्लस्टर्स नहीं है। अभी इस तरह के हमें क्लस्टर्स नहीं मिल रहे हैं जो एक वेव में होते हैं। ये रिपल्स हैं जो स्पोरोडिक केसेस मिल रहे हैं हमें, अलग एक दो यहाँ मिल गए, 4 वहां मिल गए, 10 वहां मिल गए, उस तरह के हैं। इट्स नॉट लाइक ए पेंडेमिक और वेव। तो अभी जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जो इससे सफर कर रहे हैं, जिन लोगों को ये हो रहा है कोविड, जिसको अपने हम कह रहे हैं कि ओमाइक्रोन से है। अब वो ओमाइक्रोन का कौन सा वेरिएशन है, वेरिएंट है, ये BA.1 है, BA.2 है या XE है, इसके बारे में अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमारे पास में सिर्फ 2 या 3 केस ही XE के जीनोम सीक्वेंसिंग में पता चले हैं हमको। तो इसलिए हम कह नहीं सकते, क्योंकि XE जो है वो ज्यादा उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, तो उसके केसेस फॉर्चुनेटली हमारे पास ज्यादा नहीं मिले हैं। अब जो पब्लिक जो अफेक्ट हो रही है वो 2 तरह की हो रही है। एक तो बच्चे हैं, जो स्कूल वाले बच्चे जिनकी उम्र 14, 15, 16 साल से कम है, और ये बच्चे वो हैं जिनको वैक्सीन नहीं मिली है अब तक, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी कल से ही DGCI ने 3 वैक्सीन अप्रूव की हैं छोटे बच्चों के लिए, जो 5 साल से लेकर के 14 साल की उम्र या उससे ऊपर वाले बच्चों को लगाई जा सकती है, जो आपने अभी नाम लिया था और डॉक्टर महिपाल सिंह ने भी बताया था। और दूसरे जो ग्रुप है, वो ग्रुप है जो ससेप्टेबल ग्रुप है, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, यानी कि या तो जिनको कई बीमारियां ऐसी जैसे सीवियर डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड है, हार्ट प्रॉब्लम है, और ट्यूबरकुलोसिस है, या HIV है, या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग पर है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उन लोगों में है। तो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरी सलाह है वो एक तो ये है कि छोटे बच्चों को, क्योंकि गवर्नमेंट ने वैक्सीन अप्रूव कर दी है, DGCI ने सर्टिफिकेट दे दिया कि इमरजेंसी यूज के लिए ये 3 वैक्सीन जो है वो आप 5 साल से ऊपर वाले बच्चों को लगवा सकते हैं। तो जनता को चाहिए कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें और इस फ्री वैक्सीन का लाभ उठाएं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग जानबूझ के अभी भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। मेरी अपनी नॉलेज में भी कई लोग ऐसे हैं, मेरे अपने पहचान में भी हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो एक्चुअली क्या है, एक तो वैक्सीन फटीग लोगों के अंदर शुरू हो गया है, करे हो गया, लग गया, अब तो हमको ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लेसेंसी है, कंफ्यूजन है लोगों में कि कौन सी वैक्सीन लगवाई जाए, कौन सी वैक्सीन बेटर है। तो इसके बारे में क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए कि वैक्सीन में तीनों वैक्सीन इफेक्टिव है, सभी की एफिकेसी 70% से 90% के बीच में है। 100% तो कोई वैक्सीन प्रोटेक्शन नहीं देती है, बट 70 से 90% प्रोटेक्शन है सारी वैक्सीन का। तो आप कोई भी वैक्सीन लगवा लें, ठीक है। कोशिश ये है कि जो आपने लगवाई है वही वैक्सीन आप लगवाएं, सेकेंड डोज, थर्ड डोज या बूस्टर जो भी है वो वही लगवाएं, और इससे डरने की जरूरत नहीं है। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना बहुत जरूरी है। अननेसेसरीली भीड़ भाड़ इलाके में न जाए, जहां मन आपका जरूरत नहीं है वहां न जाए। जरूरत है अगर आप जाते हैं तो प्रोटेक्शन रखें, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। ठीक है, मास्क पहनना जरूरी है, प्रोटेक्शन रखना जरूरी है। चौथी लहर डॉक्टर सुशील अम्बेश नहीं मानते, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि चौथी लहर में इसको मानता नहीं हूँ, ये रिफिल्स हैं। डॉक्टर महिपाल, आप क्या सोचते हैं? सर, मैं डॉक्टर सुशील से सहमत हूँ, लेकिन देखिए सर, हम कभी भी किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट करके नहीं चल सकते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट 2 लहर में जो है इसका हम लोगों ने सफर किया है, इसके काफी इससे नुकसान हुआ है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें सर देखिए प्रिकॉशंस तो हमें रखना पड़ेगा और थ्रू आउट रखना पड़ेगा। ये इन्फेक्शन वायरस का अभी जल्दी नहीं जाएगा, ये कई साल तक रहेगा, लेकिन ये धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। देखिए अगर आप पिछले कोविड-19 से लेके 2019 से लेके अभी तक कंपेयर करें तो फर्स्ट में तो काफी नुकसान हुआ,
लेकिन सेकंड में काफी वैक्सीनेशन की वजह से हम लोग थोड़ा सा प्रिवेंटेड रहे, लेकिन थर्ड वेव में हम लोग बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन था जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। तो मैं जो लेकिन मौतों का जो आंकड़ा था डॉक्टर महिपाल, वो सेकंड वेव में ज्यादा था। सर देखिए उसमें उसमें सर सेकंड वेव में बहुत ज्यादा इसलिए था सर, देखिए कि बहुत सारी चीजें उसमें क्लब हो गई कि इसमें जैसा ही डॉक्टर साहब ने बताया और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इसमें जो है इम्यूनिटी पे अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी और मल्टी ऑर्गन अगर इन्वॉल्वमेंट है, जैसे मान लीजिए कोई हार्ट डिजीज है, कोई चेस्ट की प्रॉब्लम है, कोई किडनी डिजीज है, कोई किडनी ट्रांसप्लांटेशन का केस है, अगर इस टाइप के केसेस हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटिक, मल्टी जो है आपका जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ में अगर आपको कोविड इन्फेक्शन है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना, और यही एक रीजन था। लेकिन ये वैक्सीनेशन के बाद जो है इसे हम लोग काफी प्रिवेंटेड रहे, काफी प्रोटेक्टेड रहे। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया और मैं भी चाहूंगा कि ये आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे दर्शकों तक ये मैसेज जाए, जिसको कि हम एक तो होम टेक मैसेज कहते हैं, टेक होम मैसेज, जिसमें जो है आपका कि अभी भी हमको प्रोटेक्शन के जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो हमको फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, सैनिटाइजेशन है, हाइजीन सैनिटेशन है, इसको भी फॉलो करना है। और जिस भी ग्रुप ने अभी तक अपनी वैक्सीनेशन नहीं ली है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि वो वैक्सीनेशन जरूर कराएं। ये सिर्फ मेरे ख्याल से यही एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने आप को प्रिवेंट करने का, अपने आप को बचाने का, कि वैक्सीनेशन प्रॉपर होना चाहिए। मैं तो सलाह दूंगा कि अगर किसी ने फर्स्ट 2 डोज ले ली है तो बूस्टर जरूर लगवाएं। और अभी जैसा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है 5 से ऊपर साल के बच्चों को जो वैक्सीनेशन होना अलाउ कर दिया है, 3 वैक्सीन जो आपके चैनल के माध्यम से आपने बताई है, उसका वैक्सीनेशन ये गवर्नमेंट की ओर से जो है डायरेक्शन जानी चाहिए हर स्कूल को कि जो न्यू एडमिशन हैं वो तब तक उनके एडमिशन ना लें जब तक कि चाइल्ड वैक्सीनेटेड ना हो। इससे न केवल उन बच्चों को प्रोटेक्शन मिलेगा जो वैक्सीनेटेड है, बल्कि दूसरे बच्चे जो कि अनवैक्सीनेटेड है उनको भी प्रोटेक्शन मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम है वायरस है, अगर 10% पॉपुलेशन या 20% पॉपुलेशन किसी भी पर्टिकुलर स्कूल में अगर जाती, क्योंकि मैं इसलिए स्कूल की बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए स्कूलिंग एज में जो है जो बच्चों की बात है, अभी एडल्ट तो ज्यादातर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, और अभी तक चूंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन बच्चों के लिए नहीं थी, और अभी ही बिल्कुल बहुत ही रिसेंटली गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है कि बच्चों को भी वैक्सीन दी जा सकती है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से चाहूंगा कि गवर्नमेंट की डायरेक्शन जानी चाहिए हर इंस्टीट्यूट को, खासकर जो है आपके जो है फर्स्ट से लेके और जूनियर हाई स्कूल तक के बच्चों को, कि वहां पर वैक्सीनेशन कंपल्सरी कर देना चाहिए। और बिना वैक्सीनेशन के, जैसे हम लोग अभी जाते हैं कि जैसे हम लोग ट्रेवल करते हैं, मतलब जो है एयर ट्रेवल करते हैं, जब तक वो आरटीपीसीआर या वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं हमारे पास होता है तब तक हम लोग को अलाउ नहीं करते। तो यही गाइडलाइन गवर्नमेंट की स्कूल में होनी चाहिए कि बच्चा वैक्सीनेटेड होना चाहिए, और एक यही तरीका है कि हम अपने आने वाले जनरेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर महिपाल साफ तौर पर कह रहे हैं, डॉक्टर सुशील के लापरवाही बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जा सकती है, अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते। भले ही आप ये मान रहे हो कि कोरोना इतना खतरनाक नहीं है, ये वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं हो सकता, लेकिन चौथी लहर हम ना माने, ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंडर एस्टिमेट करने वाली बात है कि कोरोना की लहर नहीं मानते हम चौथी इसको? देखिए, ये अंडर एस्टिमेशन की बात नहीं है, ये बेसिकली साइंटिफिक चीज है, क्योंकि जो क्राइटेरिया होते हैं वो क्राइटेरिया ये अभी फुलफिल नहीं कर रहा है, जिसको हम पेंडेमिक की चौथी लहर अगर हम कहें, जिसको हम पेंडेमिक बोल रहे हैं। स्पोरेडिक केसेस हैं, वो आएंगे, वो रहेंगे। आपको मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि जिससे पब्लिक डरे नहीं, घबराए नहीं, पहली चीज तो मैं वो बताना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि ये ओमाइक्रॉन का जो एक तो डॉक्टर सुशील ये कह रहे हैं कि आप घबराए नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मैं इसको चौथी लहर नहीं मानता, ये किस साइंटिफिक रीजन से कह रहे हैं? उसके लिए मैं बता रहा हूँ, वही उसी चीज पे मैं आप जी। पहली चीज तो ये है कि घबराने वाली बात मैं फियर दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो वायरस है, जो ओमाइक्रॉन का जो वेरिएंट जो भी है, ये रेस्पिरेटरी फेलियर नहीं कर रहे हैं। इन्फेक्शन जो है ये लंग्स के नीचे या लंग्स के अंदर नहीं जा रहा है, ये इन्फेक्शन आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यानी थ्रोट में है और इंटेस्टाइन में है। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया था, इसके 4 एंट्री पॉइंट होते हैं इस कोरोना वायरस के। एक होता है एस रिसेप्टर जो लंग्स में होते हैं, जो डेल्टा वेरिएंट के समय पे हुआ था और ज्यादातर लोगों को निमोनिया हुआ था, और निमोनिया की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ
और सांस फूली, उनकी तकलीफ बढ़ी और ऑक्सीजन की कमी हुई और पेशेंट्स काफी लोगों की डेथ हुई अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। दूसरा होता है दूसरा जो विंडो है इसका, वो इंटेस्टाइन में है। तो इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियम है वहां से एंटर करता है ये। तो जो अभी जो वेरिएंट है ये इंटेस्टाइन और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इंटरफेयर करता है। और चौथा इसका जो है वो है आपका प्रोस्टेट की जगह से, चौथा जो एंट्री पॉइंट है इसका। तो जो चौथा एंट्री पॉइंट है इसके बारे में मैंने आपकी चैनल के माध्यम से बहुत पहले कहा था कि आगे का रिस्क है हमें कि जो चौथा वेरिएंट जो आएगा वो प्रोस्टेट के थ्रू विंडो लेगा और उसमें जो सफर करेंगे लोग वो आगे वो जो क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले लोग होते हैं, जो 20 से लेकर 40 एज ग्रुप के जो लोग होंगे उनमें एक रिस्क है। तो प्रोस्टेट में इसके रिसेप्टर होते हैं, वहां से विंडो जब प्रोस्टेट को होगा तो प्रोस्टेट को इन्फेक्ट करेगा और वहां से प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उससे जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अभी जो ओमाइक्रॉन का जो वेरिएंट है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अफेक्ट कर रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है लोगों को, नाक में प्रॉब्लम हो रही है, साइनोसाइटिस हो रही है, उस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन इससे जान माल का खतरा बहुत कम है। ऑफ कोर्स उन लोगों में खतरा जरूर है जिनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन है, ठीक है, उनमें रिस्क रहेगा। छोटे बच्चों में क्योंकि उनमें रिजर्व कम होता है, इसमें उनमें थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि एक बार जब इन्फेक्शन होता है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है ना। अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ तो बाद में आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है लंग्स में। बट एज ए होल ये वायरस अभी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी निमोनिया नहीं कर रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि इससे उस तरह से डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खतरा बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड रखना पड़ेगा जी। मस्ट है। अब दूसरी चीज पे आते हैं कि क्यों ये कोविड का फोर्थ वेव नहीं वक्त की पाबंदी है डॉक्टर सुशील, मुझे आपको रोकना पड़ेगा इसलिए क्योंकि बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, तमाम जानकारी हमने दर्शकों को दी आपके द्वारा। बहुत शुक्रिया महिपाल जी, आप भी हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। बस इतना ही दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।